चलिए आज की कहानी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर, यही कहता है ना। ठीक है, चार्ल्स लॉ प्रेशर के कांस्टेंट होने की बात करते हैं, वो टेम्परेचर के कांस्टेंट होने की बात कर रहा। चार्ल्स लॉ किसकी बात करता है? तो कहता है, ये सुनिए इसका स्टेटमेंट, एट ए कांस्टेंट प्रेशर for a given amount of gas, volume occupied is directly proportional to its absolute temperature। मन लगा के सीखना है बेटा, पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख दे, प्रेशर को चेंज नहीं होने दे, प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है, तो उसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए, फिक्स्ड मोल के लिए वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करता है गैस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, वो केल्विन की बात कर रहे हैं। तो हाँ, तो ये कह रहा है सर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, बगल में छोटा k लिख देते, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन बात कर रहा है। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट N। क्या जी, जागो, हरी हरी, जाग जा भाई, अभी शुरू की पढ़ाई। तुम तो इतना प्यारा बच्चा है, इतना अच्छा बच्चा है, थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। क्या अभी तक ठीक है? अब आ जाओ, जब आपने ये लिखा है सर, ये बात नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम यहीं पे सीख जाना है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं V इज इक्वल टू, चूंकि के कंफ्यूजन रहेगा, एक काम करते K1 कर, ये के केल्विन टेम्परेचर को दिखा रहा है और ये K1 एक कांस्टेंट। अभी तक कोई दिक्कत? अगर हम इसको PV इक्वल टू nRT से कंपेयर करें, आइडियल गैस इक्वेशन से PV इक्वल टू nRT से कंपेयर करें, तो वॉल्यूम V बराबर NR बाई PT, तो K1 की वैल्यू क्या होगी? NR अपॉन P। K1 जो है यहां NR अपॉन P, ठीक। तो दो काम करते हैं, पहले तो हम लोग एक सिंपल सी बात करते हैं, यहां है V, यहां है T, T नहीं TK, वॉल्यूम और टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये साफ साफ दिख रहा है, मन लगा के, एकदम एकदम मन लगा के, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर। यहां V इज इक्वल टू NR बाई P TK है, तो इसका इंटरसेप्ट कितना है? अगर y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx प्लस c, c इज 0, तो ये ग्राफ पास करेगा कहां से? ऑरिजिन से। y इज इक्वल टू mx प्लस c, c क्या है? 0 है, और ये स्ट्रेट लाइन होगा और ऑरिजिन से पास करेगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, चलो हम ऑरिजिन से इसको पास कराते हैं ऐसे। इंटरसेप्ट तो 0 हो गया, और ये है थीटा, tan
थीटा बराबर m स्लोप होता है, और स्लोप क्या है बाबू, केवल y इक्वल टू एम एक्स, दैट इज, थोड़ा अच्छे से लिख दे तो nr बाई p। सिंपल बात लिख रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो लिखे नहीं है। ठीक है, हम v इक्वल टू k1t के फिर से उठाते हैं एक बार। v इज इक्वल टू ठीक, सुबह सुबह कौन बजाता है? सुबह सुबह भगवान का नाम ले ले तो आज्ञा क्या है, पागल आऊं। सुबह हुआ नहीं कि हाँ? हाँ? चलो सुबह उठ के, ये तो डांस वाला गाना है ना, ये सुबह शुरू कर देता है। अच्छा सॉरी, नहीं तब तो फिर वो अलग है, हमको लगा वहां तो फिर अपना काम धंधा चल रहा है भाई, सुबह से वो अपना डांस सिखाने में लग जाते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तब कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ाने में लगे, वो अपना काम में लगे। v इजिकल टू k1t के, आइए जरा हम थोड़ा काम डिग्री सेल्सियस में करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस चीज को v बराबर nr बाई p आया था ना, और टीके को लिख सकते हैं t डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। केल्विन को बदल रहा है, डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं ना। ठीक है, अच्छी बात। अगर हम इसको लिखें v बराबर nr बाई p t डिग्री सेल्सियस प्लस, ध्यान से देखिएगा थोड़ा मन लगा, 273.15 nr बाई p। ठीक, ये जो लिखे हैं इसको भी थोड़ा सा, एक मिनट, ऐसे घेर के रखते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताओ V नॉट क्या होगा? V नॉट का मतलब हुआ जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डालते हैं टी के जगह। अरे भाई ये इक्वेशन में किसी को दिक्कत है? 0 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो तो ये इक्वेशन क्या बदल जाएगा, टी को 0 डालेंगे तो ये पूरा टर्म 0, तो V नॉट V नॉट बराबर 273.15 nr बाई p। हाँ या ना, बहुत बढ़िया। और यहां से हम एक बात और लिख सकते हैं, nr बाई p बराबर v नॉट बाई 273.15, nr बाई p बराबर v नॉट बाई 273.15। अब इसको हम इस पर डालना चाहते हैं ताकि हमारा रिलेशन v और v नॉट के टर्म्स में आ जाए। तो अगर वो काम करना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा v बराबर nr बाई p, रिप्लेस कर दे इससे, nr बाई p को रिप्लेस कर दे इससे, तो v नॉट अपॉन 273.15। क्या T डिग्री सेल्सियस प्लस क्या, प्लस nr बाई p दैट इज v नॉट। अरे भाई देखो 273.15 nr बाई p बराबर v नॉट, कैसे नहीं लिख सकते क्वेश्चन को? क्या क्या लिख रहे हैं सर? अच्छा ठीक है, ऊपर चलते हैं। ये ठीक है, ये ठीक है कि नहीं ठीक है? अच्छा, v बराबर nr बाई p t डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 nr बाई p। हमने क्या किया कि t को कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों आप कर रहे हो 0 डिग्री, मैं बता रहा हूं।
जब टेम्परेचर अगर 0 डिग्री होगा तो टेम्परेचर को अगर डालेंगे तो ये V का एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा ना जी। कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वॉल्यूम जो होगा वो कौन सा होगा अगर लिख रहे तो ये तो T 0 डालिएगा तो ये 0 हो गया, और V बराबर हो गया 273.15 NR/P। तो ये V नहीं हुआ, ये V0 हो गया। V0 मतलब V0, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम हुआ वो हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे 273.15 NR/P। 0 डिग्री सेल्सियस पे ये वॉल्यूम हो गया। अब यहीं से जो आया ये कैसे आया, क्योंकि 0 हमने डाला है। ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको रिप्लेस करने की कोशिश की V0 के टर्म्स में। हम चाहते हैं रिप्लेस कर करिए सर। तो V0 का वैल्यू ये, तो 273.15 NR/P, ये तो पूरा रिप्लेस हो जाएगा V0 से। अरे सो गया क्या जी? अच्छा, अब हमको पता है यहां भी NR/P है, तो NR/P बराबर V0/273.15। हमने NR/P को V0/273.15 से रिप्लेस कर दिया और यहां V0 से रिप्लेस कर दिया। अब इस इक्वेशन में देखें तो वॉल्यूम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर बात कर रहे हैं सेल्सियस में, तो वो जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम होगा उसके टर्म्स में एक्सप्रेशन है हमारा। ये एक्सप्रेशन किसके टर्म्स में था? NR और P के टर्म्स में था। और ये एक्सप्रेशन किसके टर्म्स में? क्या ये सर, ये तो कांस्टेंट था, क्या ये कांस्टेंट नहीं है? नहीं कांस्टेंट है। ये वाला टर्म कांस्टेंट, ये बोल रहे हैं V0 कांस्टेंट है यानी V0/273.15 T डिग्री सेल्सियस प्लस V0, यानी कि टेम्परेचर को जैसे वेरी करेंगे तो हमारा वॉल्यूम वेरी करेगा। और कैसे वेरी करेगा? तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट। और रह गई बात मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली तो यहां से यहां बहुत आसानी से पहुंच रहे हैं। अगर सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, फिर तुमको ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आ रहा है। तो इसके बाद हमने किया क्या, एक बार फिर से सुन ले, किया क्या हमने T को 0 डाला। डाल सकते हैं कि नहीं किसी एक्सप्रेशन में? तो T को 0 डालेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो गया। तो V, तो अब यार अब T0 पर V को मान लिया हमने। V0 माने वो V0 क्या बता रहा है? V0 एक टर्म बता रहा है वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। V0 का मतलब क्या है? वॉल्यूम एट, तो 0 अगर हमने डाला तो ये टर्म 0 हो गया। तो V0 बराबर क्या हो गया? 273.15 NR/P। इसमें कहां प्रॉब्लम है? और अगर इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो बस मैं कह रहा हूं NR/P को अगली बार लिख दिया V0 बटा, इसको नीचे लेके आ गए, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने इन दोनों को यूज करते हुए इस इक्वेशन दिख रहा है, इसको हमने V0 के टर्म्स में लिखने की कोशिश की। हमें V0 पता है। V0 क्या पता है सर? 273.15 NR/P। ये पूरा टर्म को हमने लिख दिया V0। नहीं आया? और ये वाला जो टर्म था तो अभी लिखा NR/P बराबर V0 बटा 273.15। तो NR/P की जगह हमने ये डाल दिया। तो V इक्वल टू V0 बटा 273.15 T डिग्री सेल्सियस प्लस V0। ठीक है। तो अगर आपको ये एक्सप्रेशन आ गया, इसको भी हम लोग थोड़ा मार्क करते चले। ठीक है सर। अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं वॉल्यूम का टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन साफ साफ बता रहा है, ये एक्सप्रेशन साफ साफ बता रहा है कि सर अगर हम इसको y ले लें तो ये हमारा m हो गया, ये x हो गया, और ये हमारा c हो गया। y इक्वल टू mx प्लस c। क्या इसमें भी इंटरसेप्ट 0 है? क्या ये भी ओरिजिन से पास करेगा? अब ये जो V0 की वैल्यू है, V0 लिखा हुआ है सर यहाँ 273.15, ये ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है? पॉजिटिव है। N क्या होगा? पॉजिटिव। R क्या? प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, पर प्रेशर निगेटिव होता है क्या? पॉजिटिव। तो ये पूरा टर्म यानी कि V0 की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी V पर। तो मान लेते चलो ये इंटरसेप्ट, तो यहां से पास करेगा वो,
तो पास करेगा। स्लोप इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव? भाई स्लोप तो यही ना है बेटा, 273.15। अब भी नॉट तो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या? थीटा की वैल्यू क्या? 90 से कम का 90 से ज्यादा। तो ये स्लो जो इक्वेशन ग्राफ होगा वो ऐसे होगा कि ऐसे होगा? ऐसे होगा। ये देखो हम ऐसे बना रहे, जहां ये इंटरसेप्ट जो है दिस इज इक्वल टू वी नॉट दैट इज 273.15 NR और थीटा, एक मिनट, थीटा है ये, और यहां tan थीटा दैट इज m बराबर क्या? V0 बटा 273.1। स्लोप इसका ये है, इंटरसेप्ट इसका ये है। हमको बस एक चीज और बता दो, वो बड़ा सिंपल सी चीज है, और आप बता दो व्हाट इज दिस। बस कहानी खत्म। क्यों? यहां ये कैसे पता करेंगे? तो सर ये पॉइंट वो है जहां वॉल्यूम 0 है, हमें टेम्परेचर पता करना है जहां वॉल्यूम, तो ये सर वॉल्यूम 0। ए भाई तू 0 हो जा, तो जैसे ये 0 हो गया तो V0 बटा 273.15 T डिग्री सेल्सियस बराबर माइनस V0। अरे वो सॉरी, इसको इधर ले जाएंगे तो चलो इसको हटा ही देते ना यार। अब ठीक है, वो 0 हो गया तो एक स्टेप ले लिए, वो उधर चला गया। अब ये V0 और V0 क्या हो गया? तो T डिग्री सेल्सियस बराबर हो गया क्या? पॉइंट ठीक है, समझ गए। पक्का? तो ये जो वैल्यू है वो कितना हो गया? -273.1। पक्का? चलने दो यार, 0.15 सुंदर लगता है, पढ़े लिखे की भाषा लगती है, 273 दूर से दिखता है। अब मैं कुछ कहना चाहता हूं, क्या शानदार चीज बता के जा रहा है, जरा ध्यान से सुनो। एब्सोल्यूट जीरो नाम सुना है कभी? क्या होता है? अभी तापमान कितना होगा डिग्री सेल्सियस में? 25 नहीं, 75 है अभी। अरे यार ठंडा थोड़ा, 25 और 25 नॉर्मल, अभी कम हो गया होगा ना। 15 सुबह के समय में, 15। अरे हो गया, अरे प्रभु। तापमान घटता जाए 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? अरे 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बनता है। अच्छा -10 पे क्या होगा? बन तो क्या होगा पहले ही। अच्छा -1000 पे कितना होगा? -1000 डिग्री सेल्सियस। मैं कुछ पूछ रहा हूं, हंसी में जाकर मत डालो। -1000 डिग्री सेल्सियस पे है बर्फ ही रहेगा। अब सुनो काम की बात, शानदार बात, -1000 डिग्री सेल्सियस हो ही नहीं सकता है। -273.15 से नीचे कोई तापमान हो ही नहीं सकता है कभी। क्यों? क्योंकि -273 डिग्री सेल्सियस पर, आप यहां देखिए, -273 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम किसी भी चीज का 0 हो जाएगा। नहीं आया समझ? हम डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं ना।
-273.15 डिग्री सेल्सियस का मतलब 0 केल्विन, 0 केल्विन से नीचे कोई तापमान हो ही नहीं सकता है। -1 केल्विन बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि 0 केल्विन पर जाते ही कोई भी चीज का मास, वॉल्यूम सब खत्म, 0। नहीं समझ में आया? इसीलिए इस तापमान को बोलते हैं एब्सोल्यूट 0। इसका सबसे सुंदर डेफिनेशन यह है कि बिलो दिस टेम्परेचर एनी टेम्परेचर कांट बी थिंक ऑफ। सर नेपच्यून पे, प्लूटो पे बहुत तापमान कम होता है, जाके देखना कितना तापमान होता है। -273.15 से नीचे नहीं होता। बोलते बोलते हम लोग बोल देते ना -500 डिग्री सेल्सियस। पॉजिटिव में जाओ 1500 डिग्री सेल्सियस, 2000, 5000 सन में इतना होता है। निगेटिव में, निगेटिव की लास्ट वैल्यू क्या है? डिग्री सेल्सियस में कितना? -273.15 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में 0। 0 केल्विन से नीचे कोई तापमान नहीं होता है। इसी तापमान को 0 केल्विन को या -273.15 पर, क्योंकि हमें ग्राफ साफ साफ दिखा रहा है कि ग्राफ क्या दिखा रहा है आपका, कि वॉल्यूम क्या हो गया इसका, इस तापमान में। सोचो ना, कोई चीज का वॉल्यूम ही खत्म हो गया, वॉल्यूम बचा ही नहीं किसी चीज, तो इसका मतलब क्या उसके नीचे तापमान की बात करें। मेरा ख्याल है समझ में आ गया हो। कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो इस पर और बात करेंगे। हो गया? तो कुछ लिखा जाए, व्हाट्सएप से लिख लोगे? ठीक है? ठीक, हाँ पढ़ लेते हैं यार पहले। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं, पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो चलो ठीक है, डिग्री सेल्सियस वाला हम ग्राफ देख लिए। एक बार फिर से जरा रिवाइज कर ले। अगर हमको वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ बोल रहा है चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो ऐसे होगा। वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ ऐसे होगा केल्विन में, ठीक है। और अगर हमको बोल रहा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस का ग्राफ खींचिए, तो वो यहां से पास नहीं करेगा, समराइज कर रहे हैं, वो कहां से पास करेगा? ऐसे। इतना तो बहुत, इतना देर में इतना तो समझ में आ ही गया होगा क्या कहना चाहिए। अब फिर से हम लोग केल्विन में लौटाते हैं, हमें मेन काम तो केल्विन में करना है, ये बात समझना था। चलो अब थोड़ा ग्राफिकल स्टडी करते हैं। सर हमें प्लॉट करना है या ड्रॉ करना है, ड्रॉ ग्राफ्स। वो चार्ल्स लॉ की बात कर रहे हैं, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। वॉल्यूम वर्सेस वन बाई टी। हमको क्या देख रहे हो? कॉपी निकालो और बनाओ, हमको देख रहे हो। बना लिए? अच्छा ये बताओ एक बार, जैसे मैथमेटिकली सीख गए हो, तुम कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो, एक बार बताओ ना, x इंटू वाई, छोड़ो उसको, x इंटू वाई कॉन्स्टेंट होता है ना? माने जो y एक्सिस पे जिसको रखना है और जिसको x एक्सिस पे रखना है, उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है ना, उसी का ना ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक बात बताओ, अगर ये ग्राफ ये बताता है ना कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, कैसे देख लो, देखो यहां सीखो जरा आराम से, x बहुत कम है तो y बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे x बढ़ रहा है y घट रहा है। ये तुमको समझ में आ रहा है इसको देख के कि नहीं, कि x बढ़ रहा है तो y घट रहा है। और इस इक्वेशन को देखें, यहां लेते हैं x को 10 और y को अगर लेते हैं 4, तो 10 गुने 4 बराबर 40। अब x को घटा दिए, 10 से कर दिए 5,
तो 5 गुने 8 बराबर 40 ना होगा जी। तो 10 था, 4 था, 5 हो गया, तो ये 8 ना हो गया, तो एक घट रहा है तो दूसरा, बिल्कुल देसी भाषा में बता रहे हैं। दो चीज का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट होता है, दो चीज का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट होता है, दूसरी भाषा में उसी को लिखते हो y इज इक्वल टू कांस्टेंट बटा x। अरे इधर ले आओगे तो यही ना होगा। तो एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर होता है, एक y और x, बोलिएगा y और x कैसे प्रोपोर्शनल है, और y और 1/x डायरेक्ट, y और 1/x। खैर हम अभी y और x की बात कर रहे हैं। y और x इनवर्सली प्रोपोर्शनल होकर होता है तभी ना x इंटू वाई इजकल टू कॉन्स्टेंट। अब हमें दिख रहा है v वर्सेस 1/t का ग्राफ हमको खींचना है। आप लिखे हैं चार्ल्स लॉ में v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, दैट इज v बराबर nr/p इंटू t, यही था ना। दैट इज v इंटू 1/t बराबर nr/p, दैट इज कांस्टेंट। तुम्हें ग्राफ खींचने को बोल रहा है, v और 1/t, v और 1/t, v y एक्सिस पर रखेंगे 1/t, इस पर t नहीं रख रहे हैं, क्या बोला है 1/t, तो x एक्सिस पर, तो y इंटू एक्स बराबर कांस्टेंट, यही ना बोल रहा है। तो क्यों नहीं ये तुमको समझ में आ रहा है कि अगर हम v यहां रख रहे हैं और 1/t यहां रख रहे हैं तो ये ग्राफ ऐसे होगा। अब इसमें क्या समझाना है भाई बताओ तुम, थोड़ा सा अच्छा से ड्रा कर दे, लग रहा है कि घड़ा बन गया है। फिर से समझाएं या आ गया? आ गया। v और t के बीच में खींचेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, अब v और 1/t के बीच में खींचेंगे तो ये ऐसा है। पक्का? इसमें कोई डाउट है? और अगर तो कोई कहता है v हमको ये ग्राफ खींचना है, इसका मतलब है ना कि दिमाग वमाग नहीं है तुम लोग के पास, ना है ये नहीं। टॉप फ्लोर में भूसा भरा है, खाली हाँ हाँ करते रहता है। पहले सुनो, पहले एक बात बताओ मेरे को, v/t वर्सेस v कह रहा है, इसका मतलब हमको यहां किसको रखना है v/t, और यहां किसको रखना है, इतना समझ में आता है कि नहीं? अब देखो कितनी बड़ी बेवकूफी है यार, v बराबर k इंटू टी, तो v/t इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। तुम भी कुछ छोड़ो, भी बदलोगे तो t बदलेगा, लेकिन v/t कांस्टेंट रहेगा। सर 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 इधर जा रहे हैं ना सर, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है सर, बढ़ने दो, v/t कांस्टेंट रहेगा सर। बेवकूफ, साफ साफ लिख के दे रहा है वो यार, थोड़ा सा तो सोचना था। v/t कौन सा इतना देर से पढ़ा रहे, v इजकल टू के टी, तुमको समझ में ना आ रहा है v/t कांस्टेंट है सर, v बदलेंगे t भी बदल जाएगा, v दुगना करेंगे सर t भी दुगना हो जाएगा, तो v/t का जो रेशियो है वो, सर v बढ़ा रहे हैं सर, बढ़ाओ ना जी, v/t कांस्टेंट कितना है, के बराबर फिर से बताएं, कुछ बोल ही नहीं रहा है सर।
फिर से बताएं, आ गया समझ में? अच्छा, अगर मैं बोलूं v बाई टी वर्सेस टी, है? हाँ तो बताओ क्या करें? यही वाला ऐसे होगा ना, ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा ना। ऐसा नहीं है, सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज मत करिए इसे। हाँ, एक्स एक्सिस के पहले ऐसे, इसको ऐसे लिखिए। अगेन नहीं आया तो बोलो, आ गया? सवाल देंगे, बना लोगे? चलो, तुमको दो ग्राफ बनाना है तुमको अभी। एक तुम बनाओ वीटी वर्सेस वी स्क्वायर, दूसरा तुम बनाओ वीटी वर्सेस वी। सोचो जरा। तो अब सीखे हो, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं सीखे हो, रिकॉल करो, ग्राफ का नेचर को रिकॉल करो। अच्छा, पहला पहला वाला क्वेश्चन पर आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, ए बाबू देखो जरा, फर्स्ट तो आसान है। देखो सुनो, हम बार बार तुमको ग्राफ का एक ही तरीका बताते हैं। सबसे पहले किसके बीच में खींचने को लिख कह रहा है उसको लिख डालो, वीटी पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, और वी स्क्वायर इसके बीच में ड्रॉ करना है। फिर हमारे पास जो उपलब्ध इक्वेशन है ना, उसको इनके टर्म्स में लाने की कोशिश करो। तो सर देखो, हमारे पास जो इक्वेशन है इस क्वेश्चन के लिए, हमारे पास होता है v बराबर के टी, यही होता है ना। अगर हम दोनों साइड t से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड, तो हम लिख सकते हैं ना वी टी बराबर के, है? नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या करोगे तुम? हाँ हाँ सॉरी, गड़बड़ बोल दिए। तो एक काम करो, वीटी है ना, तो वीटी वर्सेस वी स्क्वायर ना, तो भी अगर हम v से मल्टीप्लाई करें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ, के इंटू वी टी, ये हो, ऐसे करो, ये ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वीटी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वीटी बराबर वी स्क्वायर बाई के, अरे के तो कांस्टेंट ही है, 1 बाई के भी कांस्टेंट ही होगा। तो वीटी और वी स्क्वायर, तो क्या वीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है कि नहीं है? तो भाई हम ग्राफ ऐसे खींच लेंगे। बस ध्यान रहे इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप इसका हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या, 1/k, ये याद रखना। देखो इक्वेशन तुम लिखे हो ना, वी टी वी स्क्वायर, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/k। 1/k माने nr/t होता था, p/nr, जो भी है, कोई दिक्कत है इसमें? अब दूसरे में आता है वी टी वर्सेस वी, ठीक। थोड़ा सा यहां लिखे तो अच्छा रहेगा, इसी पेज पे काम कर ले तो। थोड़ा एनालाइज करते हैं पहले, नेक्स्ट ग्राफ के लिए तैयारी करते हैं। अच्छा, जो इक्वेशन था वी टी बराबर वी स्क्वायर बाई के,
यानी कि हम लिख सकते हैं VT इंटू के बराबर V स्क्वायर। नहीं, और हम VT को क्या मानने वाले हैं? Y थी X। VT को VT वर्सेस V स्क्वायर का ग्राफ, VT वर्सेस V का ग्राफ बोल रहा है, तो VT को क्या मानने वाला है? ठीक है, तो ये ठीक है, ये ठीक है, वही लिखा हुआ है। ये ठीक है कि ये भी ठीक नहीं है? ठीक, आराम से चलते हैं, हड़बड़ा के नहीं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इसको ले लिया मैंने y, और पिछली बार हमने v स्क्वायर को x लिया था, क्योंकि v स्क्वायर के साथ खींचना था। इस बार x किसको मानने वाले हैं? v को, बिल्कुल। तो ये जो हम मानने वाले हैं सर, ये y है, और ये वाला टर्म को हम मानने वाले हैं x। यानी कि आप कुछ ऐसा बोल रहे हो सर कि k इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको खींचना है। तो मुझे याद आ रहा है वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay, ये सब पैराबोला का ग्राफ होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है। हमको नहीं पता पैराबोला कुछ नहीं पता सर हमको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुमको ये इक्वेशन यहां तक भी कोई दिक्कत है या कुछ कहना? पक्का? मुझे ये बताओ, के तो कांस्टेंट है, मान लेते हैं एक पल के लिए के को 1 मान लेते हैं। जब देखो ग्राफ तुमको टेक्निकली नहीं समझ में आ रहा है, पैराबोला क्या है सर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है, मैथ्स बेसिक समझ में आता है ना, ये वैल्यू इतना लेंगे तो वो वैल्यू कितना होगा, कि ये भी नहीं समझ में आता। के का वैल्यू मान लेते एक पल के लिए 1 2 कुछ भी ले सकते हैं कांस्टेंट, मान लेते छोटा वैल्यू समझने के लिए 1 ले सकते हैं। अब बताओ x अगर हम 2 लेते हैं तब y कितना हो जाएगा? 4। x अगर हम 5 लेते हैं, ये समझ रहे? x अगर हम 4 लेते हैं, ये समझ में आ रहा है? ठीक, ये बताओ अगर हम ये ग्राफ खींचना चाहें, ये है y, ये है x। पहली बात तो एक चीज क्लियर है, इस ग्राफ में थोड़ा समझना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हम फिजिकल नहीं समझा रहे हैं, अभी आपको ग्राफ की बात कर रहे हैं। x अगर हम पॉजिटिव ले या निगेटिव ले, y निगेटिव नहीं होने वाला, स्क्वायर है ना। x2 ले तो भी x तो भी, हाँ y निगेटिव आ सकता है, k की वैल्यू अगर निगेटिव होती, क्योंकि निगेटिव होगा तो यहां निगेटिव आ जाएगा आगे में, तो कुछ भी लोगे तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव। तो मेरी बात सुनो, अगर हम एक पल के लिए पॉजिटिव लेके चले, x पॉजिटिव हो या निगेटिव, y की वैल्यू, तो अगर वो ग्राफ देखें, एक मिनट, अगर वो ग्राफ देखें तो वो ग्राफ ऐसे होता है, देखो ना, x अगर जितना बढ़ता है ना, y उससे और काफी स्क्वायर मोड में बढ़ता है, उसका पावर स्क्वायर है। क्या ये जो ऊपर की ओर खुल रहा है, क्या ये ग्राफ ऐसे हो सकता है? वो तब हो सकता है जब k की वैल्यू निगेटिव हो। सर हमको कुछ समझ में आ रहा है भैया, इससे ज्यादा नहीं समझा सकते हैं, मेरी अपनी कुछ लिमिटेशन है। ये अगर निगेटिव होगा तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। एक बार देख तो ले कि क्या निगेटिव है क्या? ये कहां से निगेटिव होगा सर? NR/P था, ये क्या था? तो पॉजिटिव है तो ये ग्राफ नीचे की ओर तो नहीं खुलने वाला है, हाँ या ना? दूसरा, फिजिक्स मैथ हमको ग्राफ देके जा रहा है
केमिस्ट्री वहां से अपना काम का चीज उठाएगा। हमको क्या चाहिए? क्या ये नीचे खोलोगे इस ग्राफ को? इस वाले केस में नहीं खोलेंगे। अच्छा, दूसरा बात, एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव के लिए इधर ग्राफ है, और एक्स अगर निगेटिव हुआ कोई दिक्कत है? अब सुनो काम का बात, एक्स किसके जगह है? वॉल्यूम निगेटिव नहीं होता है, तो ये वाला ग्राफ कट जाएगा। नहीं, तो इसका मतलब इसका अगर ग्राफ खींचना है तो यहां आपका है VT और यहां आपका है V, तो ये ग्राफ बस ऐसे होगा। देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ है, ठीक है कर देते हैं। VT वर्सेस V स्क्वायर, उसमें कोई प्रॉब्लम है? वो स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्यों स्ट्रेट लाइन है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। VT यहां रखे हैं, V स्क्वायर यहां रखे हैं, स्ट्रेट लाइन होगा ये। बोलो होगा या नहीं होगा? प्रॉब्लम कहां आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार फिर से देख ही लेते हैं। VT बराबर क्या है? 1/k V स्क्वायर। इक्वेशन यही था, इक्वेशन यही था। हमको रखना है, सर बोल रहे हैं एक बार देख लो, VT यहां रखना है और यहां V स्क्वायर नहीं रखना है, V रखना है। तो VT को हम मान ले Y, तो इस V स्क्वायर में V को हमको मानना होगा X। तो यानी कि Y बराबर 1/k वॉट एवर, जो यही था ना 1/k, यही था ना जी बेटी? हाँ हाँ ठीक। तो अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। और हमें पता है कि अगर एक फंक्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरा फंक्शन इनटू कोई कांस्टेंट, तो ये पैराबोलिक ग्राफ होता है। अगर हम बोलते हैं, थोड़ा सा और सुन ही लो, एक होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। दोनों पैराबोलिक ग्राफ, बस दोनों में अंतर क्या है सर? जल्दी शॉर्ट में समझा दीजिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, समझदार हैं समझिएगा। x अगर पॉजिटिव ले या निगेटिव ले, दोनों के लिए y पॉजिटिव होगा तो ये ग्राफ ऐसे होता है, और ये ग्राफ क्या है? ये कहता है y अगर पॉजिटिव लो, y अगर पॉजिटिव लो या निगेटिव लो, तो दोनों के लिए x। तो ये ग्राफ बाबू पैराबोला होगा, लेकिन वो ऐसे होगा। ये ग्राफ ऐसे होगा। और हां, अगर यहां माइनस लगा दे, माइनस या यहां माइनस लग जाएगा, तो ये जो ऊपर में ऐसे है वो ऐसे खुल जाएगा, और यहां अगर माइनस लगा दोगे तो ऐसे हो जाएगा। ये इसका ग्राफ है y x, ये इसका ग्राफ है y x। अच्छा, अब आते हैं हम अपने काम की बात पे। सुनिए एक बार जरा, यहां पर सुनिए। ये नीचे की ओर कब जाता है? निगेटिव हो। अब देखो, ये निगेटिव तो तब होगा ना जब 1/k की वैल्यू निगेटिव हो। k तो निगेटिव होने वाला है नहीं, जो nr/p है, k का वैल्यू क्या है? nr/p, निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये खुलेगा ऊपर की ओर। लेकिन एक और बहुत बड़ी बात है, मैथ फिजिक्स जो बोले, हमारा एक्स एक्सिस पर तुमने वॉल्यूम रखा है, और वॉल्यूम निगेटिव कभी होता नहीं है। तो वॉल्यूम निगेटिव नहीं होता, तो ये वाला पार्ट जो तुम ड्रॉ करोगे वो तो बेमानी है ना जी। वो क्यों ड्रॉ करोगे जब वॉल्यूम निगेटिव नहीं है? तो इसका मतलब इसमें जो ग्राफ होगा उसका नेचर सिर्फ ये होगा, VT वर्सेस V। आ गया होगा यार, आ गया?
तो चलो सब मिक्सअप हो जा रहा है ना, कुछ बोल ना रहा है सब। अच्छा बता सकते हो इसमें कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जो भी ग्राफ बनाया उसका? मिक्सअप हो जा रहा है ना, ऑर्गेनिक फिजिकल दोनों मिल जा रहा है। हाँ चलो ये बताओ कि हमको वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ खींचना है एट टू डिफरेंट प्रेशर्स P1 and P2 for a fixed amount of gas, for a fixed amount of gas। ठीक है, रुक जाओ, यहां हम एक कंडीशन दे रहे हैं P1 इज लेस देन P2। एक ग्राफ ये तुम्हारे पास। दूसरा हमें खींचना है वॉल्यूम और 1/T का ग्राफ। अगेन P1 इज लेस देन P2, हाँ P1 P2 फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। एक और ले लेते हैं, होमवर्क दे दीजिए, नए बनाने का मन है तो होमवर्क। V 1/T, चलो क्वेश्चन है ये, 3 क्वेश्चन समझा दें एक बार, क्वेश्चन समझा दें। अगर अभी तक तुमको समझ में आया तो समझाने से थोड़ा समझ में आ जाएगा। क्लास छोड़ ही रहे हैं, PDF तो भेज ही देते हैं, इसको बस 3 करके भेज देंगे। क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो, नहीं आ रहा समझ में? अभी तक आया कि अभी तक नहीं आया? चलो अब इसको थोड़ा समझते हैं, अब समझते हैं। सुनो ठीक है, यहां पर आकर के तुम्हारा कंफ्यूजन थोड़ा सा डीप हो रहा है। बॉयल्स लॉ में भी आज लास्ट में ये रिपीट किए थे, अब कम से कम ये समझो। एक इक्वेशन पहले लिखते हैं, पहले आराम से लिखते हैं। सुनो, चार्ल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो V और T के बीच में जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? पहली बात तो स्ट्रेट लाइन होगा, है ना? तो स्ट्रेट लाइन होगा, तो अगर हमको ड्रॉ करने को कह रहा है तो हम केल्विन की ही बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स। ऐसे 2 ग्राफ बनाओ, ठीक है। अब P1 और P2 की बात कह रहा है, तो सुनो जरा। हाँ बड़ा बहुत आसानी से क्लियर होता है, पता नहीं आप क्यों करना नहीं चाह रहे। देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, हमें पता NR/P इंटू T। सर दिक्कत हो रहा है, PV बराबर NRT में क्या दिक्कत हो रहा है तुमको? अरे यही है ना। अब सुनो, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा अगर P कांस्टेंट है तो। अब यहां बोल रहा है कि हम, ये एक अलग प्रेशर वाला ग्राफ है, ये एक अलग प्रेशर वाला। बड़ा सिंपल चीज है, बहुत सिंपल, आसानी से ये सवाल सॉल्व होता है। लेकिन अगर थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाइएगा तो अब अलग बात। देखिए हम यहां से एक लाइन खींच,
इस लाइन का क्या मतलब होता है? मन में खींचे, रफ में खींचे, इस लाइन का मतलब होता है कि इस लाइन पर जो भी पॉइंट है उनका टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर अगर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इससे ज्यादा सिंपल और क्या? अब बताओ, तुम ही बताओ, तुमको देख के क्या लगता है, यहां वॉल्यूम ज्यादा है या यहां वॉल्यूम है? ऊपर वॉल्यूम ज्यादा है, तो वॉल्यूम ज्यादा जहां होगा वहां प्रेशर कम, यानी कि यहां वॉल्यूम ज्यादा है तो यानी कि ये कम प्रेशर वाला है। और कम प्रेशर किसके बारे में बोल रहा है? P1। तो ये ग्राफ P1 वाला है, ये ग्राफ P2 वाला है। नहीं समझ में आ रहा है तो दिमाग ना बोतल है, और क्या बोले और कैसे समझाए, थोड़ा सा एनालाइज करना है। सर एक बार अगर हमको अपने से बनाना, सवाल तो हमको खुद से बनाना होता है, बनाते हैं भाई। सर हमको क्या क्या दिया भाई, एक सवाल, फिर हम 1 मिनट का फिर टाइम देंगे उसको बनाने का, इसलिए इस बार समझ लीजिए। सर हमको क्वेश्चन ऊपर में दिया हुआ है, हमको वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचना है, तो पहले तो हमको उस ग्राफ का नेचर पता होना चाहिए। हमको पूरा पूरा एकदम ब्लैंक पेज दे दिए हैं सर, ग्राफ खींचो, बताओ कौन ज्यादा है कौन कम, पूरा दिए हुए हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं V और T के बीच में ग्राफ खींचना है। तो सर हमको पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ये ग्राफ पहला तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि, तो 2 स्ट्रेट लाइन हमने खींच दिया, ये अलग अलग प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। अब सर कैसे सोचेंगे? तो सर एक्स एक्सिस पे हमने T रखा है, तो T के सामने ऐसे अगर लाइन खींच दे, यानी कि इन पॉइंट्स पे T जो है वो कांस्टेंट है। भैया T कांस्टेंट का मतलब हुआ वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो इसमें तुम देखो ना कि वॉल्यूम किस पे ज्यादा है, इस पे वॉल्यूम ज्यादा है कि इस पे वॉल्यूम ज्यादा है? तो यहां पर अगर वॉल्यूम ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो यहां प्रेशर क्या रहा होगा? कम। और किसको बोल रहा है प्रेशर? P1 को कम बोल रहा है कि P2 को कम बोल रहा है? तो P1, ये P1 वाला ग्राफ है, ये P2 वाला ग्राफ है। इसमें अब क्या समझा है भाई? एक और मौका मिलेगा आपको, 2 मौका मिलेंगे एक अच्छे से। हमको पहले ये ग्राफ पेज के लास्ट में जाओ, रफ पेज पे, और इसको ग्राफ को एक बार प्लॉट करो अच्छे से और पूरा लिखो। आपके पास 1 से 1.5 मिनट का टाइम है। अपने आप में सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। इसका ग्राफ का नेचर क्या हो? सर इसके लिए ये सब चीज की जरूरत नहीं है, इसके लिए बस इस बात की जरूरत है, हाँ क्या जी, V और 1/T का ग्राफ कैसा होता है? ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो V और 1/T है ना। अब ज्यादा क्या बताएं, ज्यादा बताने से तुमको, V और 1/T में ग्राफ जो आएगा सर, वो ग्राफ का पैटर्न तो ये रहेगा, ऐसे। पहले तो इतना, सर ये नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ ना समझ में आ रहा है छोड़ दो, है ये ठीक है, ये ठीक है। अब बात आता है कि हम तय कैसे करें कि कौन वाला ग्राफ P1 का है, कौन वाला ग्राफ P2 का है। हमको तय करना है कौन वाला ग्राफ P1 का है, कौन वाला ग्राफ। मजेदार है क्वेश्चन मजेदार है बेटा, अगर समझते हो, थोड़ा भी अंडरस्टैंडिंग है तो बड़े आसानी से बनता है। सर सुनो ना, फिर से हम ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, जैसे एक लाइन खींचेंगे बहुत कुछ हमारा क्लियर होगा। ऐसे एक लाइन खींचते, तो इस पर इसका मतलब क्या हुआ, क्या कांस्टेंट है? 1/T। अब देखो जो इक्वेशन था वहां वाला, सुनो प्लीज देखना ध्यान से, V वहां लिखा हुआ है इंटू 1/T बराबर NR/P। तुम ही बोलो ना कि गड़बड़ लिख रहे हैं कि ठीक लिख रहे हैं। V इंटू 1/T बराबर NR/P। अब तुम कह रहे हो 1/T को हमने कांस्टेंट कर दिया ना, तो भाई 1/T के एक लाइन खींच दिया यहां पर, इस लाइन पर क्या कांस्टेंट है? तो अब बता, वॉल्यूम
और N1 तो है ही कांस्टेंट। वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जहां वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां प्रेशर कम होगा। तो तुम बताओ इस लाइन पर वॉल्यूम यहां ज्यादा है कि वॉल्यूम यहां ज्यादा है? यहां वॉल्यूम ज्यादा है सर, तो वॉल्यूम ज्यादा है यानी कि यहां प्रेशर कम होगा। अब प्रेशर कौन कम बता रहा है? P1। तो ये P1 वाला ग्राफ है, ये P2 वाला ग्राफ है। हाँ? कितने लोग पकड़ रहे हैं? समझ में आ रहा है? बन ना रहा हो भले, लेकिन समझ में आ जा रहा है। हाथ उठा जरा एक बार। आ जा रहा है समझ में? नहीं आ रहा है दोस्त? टोपी वाला बच्चा नहीं आ रहा है? अरे हाथ उठाना चाहिए ना। बन गया? ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना दे। कैसा ग्राफ? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ तो वही रहेगा, V वर्सेस 1/T का ग्राफ है ऐसे। अब एक बार अच्छे से वॉच करते, जानते हैं इस बार गड़बड़ी है सर। पहले क्या था ना, V और P के बीच में रिलेशन इनवर्स रिलेशन था, लेकिन V और N के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। इस बार आप P के साथ नहीं, आप N के साथ बोल रहे हैं। N1 N2 पता करना है, तो आराम से देखते हैं फिर एक बार, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखते हैं। सर 1/T को आप कांस्टेंट कर दिए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कर दिए तो सर देखिए यहां वॉल्यूम कम है, यहां वॉल्यूम ज्यादा है। तो जब वॉल्यूम ज्यादा होगा ना तो नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा हो। वहां उल्टा होता था, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा। सर वॉल्यूम यहां ज्यादा है, यहां कम है, तो यहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा। नंबर ऑफ मोल्स किसका ज्यादा है? N1 का कि N2 का? तो ये वाला ग्राफ N2 वाला है इस बार, ये N1 वाला है। घर पे जाके पढ़िएगा अच्छे से। चार्ल्स लॉ खत्म हो गया, समझ में आया होगा। क्या बोल रहा है? बॉयल्स लॉ अभी बॉयल से चल रहा है तुम्हारा? चलो थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा सुनो यार, एक बात बता दे तुम लोगों को, PDF तो भेज रहे हैं अभी, क्योंकि बाद में मैसेज करते हैं तो तुम लोग मुंह बनाता है बहुत लाल हरा पीला बनाता है ना। फ्राइडे नहीं नहीं, गला तो रात में सोए तो ठीक था, सुबह घोटने में प्रॉब्लम हो रहा था। गला से घोट ही नहीं पा रहे थे, हमें तो लगा कि गए हम। नहीं उस तरह से नहीं, एक्चुअली मेरा हमको पता है क्या है, नहीं वो वाला बात नहीं। हमारा ठंडा में एक बार अगर गला खराब हो गया, टीचर है ना तो इतने साल से पढ़ा रहे, तो उसका मतलब है कि पूरा सीजन हमारा खो खो खा खा और आवाज नहीं निकलेगा। ये तो भगवान से बड़ा मनाते हैं कि भाई ठंडा में गला ठीक रहे। तो हमको लगा कि क्लास काफी सारा था, अगर सुबह क्लास लिए और गला खराब है, उसका अगर चौक कर गया तो ये काफी दिन तक चौक किया रहेगा। इसलिए हमने बोले माफ करो, उसमें देख रहा है इसे आंख बनाकर भेजे। आज क्लास है बाबू, आज क्लास ऑफ है। जब हाल है यार, कौन भेजता है जी? अच्छा काम इसलिए आज बता दे रहे, थोड़ा सा परेशानी है। फ्राइडे को हमारा थोड़ा केस फंसा हुआ है, तो हमारी कोशिश ये है, फ्राइडे को केस फंसा हुआ है और संडे तो ऑफ कोर्स क्लास होगी ही, संडे में तो कोई डाउट है नहीं। अब मंडे को छुट्टी है, तो संडे को फ्राइडे को आपका क्लास ऐसे तो मैसेज करेंगे कि क्या रहा क्या नहीं। 99% चांस है कि फ्राइडे को क्लास आपकी नहीं होगी, तो संडे और मंडे आपका एक तारीख का छुट्टी रहेगा। तो हम संडे को कोशिश कर रहे हैं ना कि थोड़ा आपको कष्ट हो, लेकिन संडे को फिजिकल हम 3 घंटा पढ़ा दें, दोनों को मिला के पढ़ा दें। हाँ तो 3 घंटा कैसे पढ़ाएंगे? सुबह से जो अपना टाइम है, तो थोड़ा सा क्या आप लोग को दिक्कत हो जाएगा? वो लोग आज बात करते हैं, वो लोग आ जाएगा तो वो लोग उस दिन क्या होगा, डिजिटल पे ना पढ़ के ऐसे ही पढ़ लेंगे। कोर्स हमारा बराबर खींचना चाहिए, तो थोड़ा सा आपको मुझे एक दिन सपोर्ट। सर अभी हम लोग का मिल जाएगा क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमको फ्राइडे नहीं ले पा रहे, इसलिए संडे को थोड़ा सा, और मंडे चूंकि छुट्टी पड़ जा रहा है, मंडे को तो 1 तारीख को नहीं पढ़ाएंगे यार, 1 तारीख को। हाँ नहीं 1 तारीख को थोड़ा सा हमको भी रेस्ट चाहिए, तो संडे को थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए। हम आपको हल्का सा हिंट दे दिए हैं ताकि आप मुंह नाक कान ना बनाए,
है ना। बाकी फ्राइडे को आपकी क्लास 99% नहीं होगी और संडे को 3 घंटा क्लास हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं, दोनों को बुला लेंगे सुबह सुबह और 6:30 से 8:30। कोई दिक्कत? संडे को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। चले, इतना पढ़ के आइएगा, उस दिन न्यूमेरिकल चलेगा, फिजिकल ही चलेगा, अगली क्लास फिजिकल ही चलेगा। चलिए, थैंक यू। पीडीएफ बनाना है, ठीक है, जाओ 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 पीडीएफ बना लो। हाँ, किसका नहीं आया समझ में? अच्छा ठीक, ठीक है, वीडियो देखते हैं।